हाँ, तो शिक्षा प्रेमियों, हमारे 10th क्लास के छात्र छात्राओं, विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान की तरफ से आप लोगों के सहयोग के लिए जो प्रयास लगातार किया जा रहा है, इसकी अगली कड़ी में हम फिर आपके सामने 10th क्लास के लिए बहुपद चैप्टर लेके हाजिर हैं। पिछले कुछ वीडियो में हमने आपको वास्तविक संख्याओं से संबंधित कुछ जानकारियाँ देने का प्रयास किए थे। उसमें हम कहाँ तक सफल हो पाए हैं, इसका सलाह और आपके कमेंट का हम इंतज़ार कर रहे हैं। जहाँ कोई दिक्कत हो रही हो हमें सलाह दें, और अगर अच्छा लग रहा है तो इसे और आगे लोगों को जोड़कर इसकी जानकारी देने का प्रयास करें। हम आपके सलाह के आभारी रहेंगे। तो अब हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो दूसरा चैप्टर मैथ का है, बहुपद, इसके बारे में कुछ जानेंगे। पॉलिनोमियल्स, बहु, अनेक और पद। ये पद क्या होता है, ये 9th क्लास में आप अच्छी तरह सीख चुके होंगे। अगर कोई कमी रह गई हो उसमें तो हम आपको थोड़ा याद दिला देते हैं। आप जानते होंगे चर और अचर, वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल जिसका मान बदलता रहता है, इसके लिए हम अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट का प्रयोग करते हैं। आप अक्सर जब छठा क्लास में आने के बाद अलजेब्रा के चैप्टर में गए होंगे, वहीं पर आपको चर और अचर के बारे में जानकारी मिल गई होगी। अगर वहाँ से कुछ कमजोरी लेके आप आ रहे हैं तो इसमें फिर भी कुछ तो याद आपको होगा ही। कोई भी सवाल बनाते होंगे जैसे लाभ हानि से संबंधित, तो उसमें मान लिया कि क्रय मूल्य बराबर x, विक्रय मूल्य बराबर x, कोई अज्ञात संख्या बराबर x, तो इसमें हम ABCZ तक यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचलित है x, y, z, t, u, m। लेकिन यह x जो है ये बहुत प्रचलित है चर के स्थान पर। अब इसको चर क्यों कहते हैं कि आप किसी भी प्रकार के सवाल में लीजिए, लाभ हानि वाला चैप्टर ही लीजिए, उसमें आप हजारों सवाल बनाए होंगे। सब में तो आपने माना होगा अज्ञात राशि को x, लेकिन सब में x का मान अलग अलग आया होगा, यानी इसका मान हमेशा बदलता रहता है। तो ये आपका चर हो गया। अचर और चर, जो चर नहीं है, तो जैसे कि कोई अंक आप लेते हैं, 2 लीजिए, 5/2 लीजिए, 20 लीजिए, -20 लीजिए, 0.2 लीजिए इत्यादि। कोई भी संख्या आप लेते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि किसी सवाल में 2 का वैल्यू 2 रह जाएगा और किसी दूसरे सवाल में 2 का वैल्यू 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, यानी यह जो है वही रहेगा, उसका कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा सवाल के हिसाब से। इसलिए यह अचर है, ये बदलता नहीं है, जो है वही रहेगा। लेकिन इसमें सवाल के हिसाब से x, y, z इत्यादि का मान बदलता रहता है। अब हम बनाएंगे पद, टर्म। एक चर और एक अचर को गुणा कीजिए, यह एक पद मिल गया। लेकिन 2 अचर को गुणा कीजिए, कोई भी हो, जोड़ दीजिए, कोई भी संक्रिया कीजिए, तो वह एक ही पद मिलता है। लेकिन यहाँ हम बीज गणितीय भाषा में पद किसे कहेंगे, जिसमें चर मौजूद हो। 2 चर को ही लेके गुणा कीजिए, ये भी एक पद मिल गया। एक ही चर को 2 बार गुणा कीजिए, 3 बार गुणा कीजिए, ये भी एक पद मिल गया। इस तरह से हम ये कह सकते हैं 2 चरों के, अब जैसे कि ये x ही है जिसमें केवल एक ही चर है x, इसको हम 1 × x कह सकते हैं। यहाँ ये क्या है,
अचर है और ये चर है। यह भी एक अपने आप में एक पद है। अगर y को ही हम 2 बार गुना कर दें, x को y से फिर z से, ये भी एक पद मिल गया। यानी इस तरह हम कह सकते हैं किन्हीं 2 चरों या एक चर और एक अचर के गुणनफल से हमें एक पद प्राप्त होता है। पहले पद फिर बहुपद। तो पहले पद समझना जरूरी है, ये बीजगणितीय पद है। अब यहाँ आप देखिए, हम एक पद ले लिए x, अपने आप में यह एक पद है। एक y ले लीजिए, एक x ले लीजिए, एक x स्क्वायर ले लीजिए, एक x स्क्वायर ले लीजिए, एक x क्यूब ले लीजिए, एक x ले लीजिए, एक xy ले लीजिए। ये सब पदों का समूहन है, इसलिए ये सब क्या हैं? बहुपद है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि बहुपद कई प्रकार के होते हैं। 9th क्लास में यदि आप अच्छे ढंग से पढ़े होंगे तो हमें अभी ये 10th क्लास में बताने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन थोड़ा बहुत तो याद दिलाना ही होगा। इसलिए आप आइए, घात की दृष्टि से और चर की दृष्टि से और पद की दृष्टि से हम 3 प्रकार से बहुपद को अलग अलग करते हैं। सबसे पहले आइए, हमने एक बहुपद ऐसा लिखा, दूसरा बहुपद ऐसा लिखा, तीसरा ऐसा लिखा या चौथा ऐसा लिखा, और भी लिख सकते हैं। अब गौर से इसमें देखिए, इस बहुपद में हमने केवल एक ही चर x का उपयोग किया है। x का इसमें कितने पद हैं? 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ 3, यहाँ 4। लेकिन हर जगह आप देख सकते हैं चर की स्थान पर हमने x का यूज किया है, यानी इसे कहेंगे एक चर में यह बहुपद है। अब इसी को थोड़ा दूसरे ढंग से देखिए, x प्लस y, दूसरा x प्लस y प्लस z, u प्लस v या u प्लस t, कुछ भी। यहाँ पर हमने देखा 2 चर, यहाँ पर 3 चर, यहाँ 2 चर, यहाँ भी 2 चर। तो हमें अपने सिलेबस के हिसाब से, अपने जो NCERT के बुक में जो हमें पठन सामग्री दिया गया है उसके आधार पर हमें उतनी बड़ी दुनिया में जाना नहीं है। हमें एक ही चर में आगे बढ़ते रहना है, यही हमारे सिलेबस का मुख्य आधार है। अब इन बहुपदों को आप गौर से देखें। क्या अगर हम सिंगल 1 लिखें तो यह बहुपद है या नहीं है? आप कहिएगा यह तो एक संख्या है, ठीक है, संख्या है, लेकिन हम इसे बीजगणित में इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, 1 into x to the power 0। इसलिए हम इसे भी बहुपद कहेंगे। संख्या है तो 1 है, और बहुपद है तो यह एक देखने में 1 है, लेकिन ये अपने बगल में चर को रखे हुए है जिसका पावर 0 है, जो 1 के बराबर हो जाता है। इसलिए हम इसे बहुपद कहेंगे, तो 1 into x to the power 0 कहेंगे। 5 ही है, इसको हम 5 into x to the power 0 कहेंगे। तो इस तरह से इसे हम क्या कहेंगे कि बीजगणित में, अंकगणित में तो यह 5 एक संख्या है 5, लेकिन अलजेब्रा में आने के बाद हम 5 को कहेंगे 5 into x to the power 0। यानी यहाँ भी x to the power 0 छिपा है, यहाँ भी छिपा है, यहाँ भी छिपा है।
इस तरह से हम सबसे पहले पढ़ते हैं रैखिक बहुपद। इसे कहेंगे रैखिक बहुपद। इसे हम एक दूसरे नाम से भी पुकारते हैं एक घातीय बहुपद। इसका व्यापक रूप होता है ax प्लस b, जहां a और b अचर हैं। इनकी जगह पर हम किसी संख्या का प्रयोग करेंगे। x की जगह पर आप x, y, z कुछ भी ले सकते हैं। अगर इससे हम एग्जाम्पल बना दें तो मान लेते हैं 2x प्लस 3, 3x प्लस 4, 4x माइनस 5। ये सब क्या हैं? रैखिक बहुपद हैं, एक घातीय बहुपद हैं। क्यों? इसका मैक्सिमम पावर 1 है। अब यहाँ पर क्या है? x टू दी पावर 0 छिपा है। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे किसी बहुपद में हमें ये देखना है कि उसके किसी पद का मैक्सिमम पावर क्या है, वही उस बहुपद का घात कहलाता है, डिग्री कहलाता है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री। तो यहाँ पर जो हमने आपको 3 एग्जाम्पल दिया, ये क्या है? 2 पद का हम उदाहरण ले रहे हैं। 2 ही पद एक घातीय में हो सकते हैं, या एक होगा, 3 पद तो होगा नहीं। तो यहाँ पर पावर 0, पावर 1, पावर 0, पावर 1, अर्थात ये ऐसे उदाहरण हैं जो एक घातीय बहुपद है। अब इनका नाम रैखिक बहुपद क्यों है? तो गुण के आधार पर हम एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या गुण है? अगर हम इनमें से किसी का ग्राफ खींचें, ग्राफ के बारे में हम पहले के वीडियो में आपको बता चुके हैं। अगर हम ग्राफ खींचें, जैसे कि आप एक बहुपद ले लीजिए, एकदम छोटा सा उदाहरण लेते हैं, px = x प्लस 2। जैसे आप किसी त्रिभुज को ABC से सूचित करते हैं, किसी रेखा को AB से सूचित करते हैं, उसी प्रकार बहुपद को हम px से सूचित करते हैं। अगर हमने चर के स्थान पर x का उपयोग किया है, तो अगर हम चर के स्थान पर y लें तो उसी बहुपद को py कहेंगे। अगर हम यहाँ पर z लें तो यहाँ पर pz कहेंगे। ये कोई खास मुद्दे की बात नहीं है। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, px = x प्लस 2। अगर हम एक इसके लिए सारणी बनावें, कम से कम 3 बिंदु लेकर x, px, तो आइए x की जगह पर अगर हम 0 देते हैं तो 0 प्लस 2 यानी px का वैल्यू आया 2। अगर 1 देते हैं तो 1, 2, 3। अगर -2 देते हैं तो -2 प्लस 2 यानी कि px का वैल्यू क्या आ गया? 0। अगर हम इसका ग्राफ खींचें तो इन मानों की सहायता से हम ग्राफ खींचते हैं। x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन -x -y, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 इत्यादि। इस तरह आपको पता है पहले से। 0, 2, x की तरफ 0, y की तरफ 2, 1, 3, 1, 3, -2, 0, x की तरफ -2 और y की तरफ 0, मतलब न ऊपर न नीचे। अब यदि हम इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए अगर मिलाएं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। कहने का अर्थ ये हुआ कि कोई भी एक घातीय बहुपद का जब हम ग्राफ खींचेंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इसीलिए हम इसे एक घातीय बहुपद कहें या गुण के आधार पर रैखिक बहुपद कहें। दोनों का एक समान उपयोग होता है पठन पाठन में। तो ये पहला बहुपद है। दूसरा आइए द्विघातीय। द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c।
अब यदि हम देखें ए बी सी, अब कोई इसमें ये जरूरी नहीं है कि हमेशा 3 पद होगा ही, पावर 2 वाला पद होना चाहिए, लेकिन ये व्यापक रूप है। b का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये टर्म गायब हो जाएगा, तो भी ये द्विघात बहुपद है। c की जगह पर 0 हो जाएगा तो भी एक ही पद बचेगा, तो यह आपका द्विघात बहुपद होगा। 2 पद भी हो सकता है, तीनों पद हो सकता है, एक पद हो सकता है, अर्थात पावर 2 वाला पद तो रहना ही चाहिए, क्योंकि हम द्विघातीय बहुपद के बारे में पढ़ रहे हैं। तीनों पद है तो ठीक है, 2 पद है तो भी ठीक है, एक पद है लेकिन पावर 2 वाला पद अवश्य होना चाहिए। इसलिए यहाँ क्या कहते हैं, ए बी सी अचर हैं लेकिन ए 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 हो जाएगा तो ये टर्म गायब, तब तो द्विघात बचेगा नहीं। इसीलिए ये दोनों 0 हो सकते हैं, यह कभी भी 0 नहीं होगा। अब जैसे आप उदाहरण के लिए बहुपद बनाइए, x² + 3x + 4, हमने a की जगह पर 1 रखा, b की जगह पर 3, c की जगह पर 4 इत्यादि। अब यदि ग्राफ इसका खींच के देखिएगा तो आपका ग्राफ किस तरह से प्राप्त होगा, ऐसे, ऐसे या ऐसे। कहने का मतलब अधिकतम x एक्सिस को ये 2 बिंदु पर काट सकता है, मैक्सिमम एक बिंदु पर भी कटेगा, नहीं भी काटेगा। अगर फर्स्ट टर्म निगेटिव हो जाए तो आपका ग्राफ ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है, फर्स्ट टर्म निगेटिव होने पर। कहने का मतलब कम से कम एक भी बिंदु पर नहीं, और अधिकतम द्विघात है तो 2 बिंदुओं पर वह x एक्सिस को काटेगा। ये आपका हो गया द्विघात। इसी तरह आप त्रिघात बना सकते हैं, ax3 bx² cx + d। चतुष्घातीय बना सकते हैं। इस तरह हम बढ़ते जाएं तो n घातीय बहुपद तैयार कर सकते हैं, जिसका आइए हम व्यापक रूप देखें। a0x⁴n, ये a0 क्या है, 1 2 3 4 5 1/2 3/4 कुछ भी है संख्या। आगे बढ़िए, अगला पद a1, पावर 1 कम कर दीजिए, क्योंकि यहाँ 2 था तो यहाँ 1 है तो यहाँ 0 है, 3 है 2 है 1 है 0 है, 4 है 3 है 2 है 1 है 0 है, घट रहा है। इसी तरह अगला टर्म बनाइए, फिर पावर 1 कम कर दीजिए, फिर अगला टर्म बनाइए, 1 पावर कम कर दीजिए। इसी तरह बढ़ते 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 हम आगे जा सकते हैं। लास्ट टर्म होगा जिसमें x का पावर 0 होगा, जो नहीं लिखेंगे, अर्थात यह हमारे पास क्या मिल गया, n घातीय बहुपद का व्यापक रूप, जहां a0 a1 a2 a3 इत्यादि an तक हम किसी न किसी संख्या का प्रयोग कर सकते हैं, और इस तरह से ये पावर धीरे धीरे घटते घटते लास्ट में 0 हो जाता है। और ये हो गया आपका बहुपद का व्यापक रूप। आपको इसमें अब 1 घातीय बनाना है, 2 घातीय बनाना है, त्रिघातीय बनाना है, ये सब का सांचा तैयार है, प्रारूप तैयार है। आप इससे जितने घात का मन है उतने घात का बहुपद तैयार कर सकते हैं। जैसे हमने देखा 1 घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, चतुष्घातीय, इस तरह से n घातीय। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम और कुछ आपको बहुपद के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। यदि आपको कुछ हम संतुष्ट कर पा रहे हैं तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई सलाह आप देना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। हम आपकी सलाह के अनुसार चलने का और आपको भरपूर मदद करने का आश्वासन देते हैं। धन्यवाद।